हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनीता। आज टॉपिक हमारा है चैप्टर 8 है एनवायरनमेंट एंड द नेचुरल रिसोर्स, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। तो कॉमन्स बट अ डिफरेंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक कॉमन चीज़ है उसके ऊपर हमारी किस तरह से डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है अलग अलग, इस बारे में हम जानेंगे। वी हैव नोटेड our डिफरेंस इन टू द अप्रोच टू एनवायरनमेंट, कि हम यहाँ देख चुके हैं कि बिटवीन द कंट्रीज़ of the north and the south, the developed countries of the north went to the discuss the environment issue as it stand now when। देखिए यहाँ इस बात के ऊपर चर्चा की गई है कि जो दक्षिण, उत्तर और दक्षिण के बीच में एक रवैया है, उसमें कुछ डिफरेंस है। जो उत्तर के लोग हैं, मीन्स जो एग्ज़ाम्पल यहाँ हम कह सकते हैं, जो नॉर्थ हैं, नॉर्थ के लोग एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ कह सकते हैं कि जो साउथ है, नॉर्थ है, वो विकसित है, और जो साउथ है वो विकासशील कंट्री हैं। विकासशील यानी कि वो डेवलपिंग कंट्री हैं। तो इसके ऊपर चर्चा ये होती है कि उसमें कि इनकी जिम्मेदारी बराबर, इनका जो संरक्षण, इसका रख रखाव, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसकी जिम्मेदारी कैसे ली जाए, उसका संरक्षण हर देश की जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए। मीन्स जो यहाँ हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारे दक्षिण हैं, नॉर्थ की जो कंट्री है, नॉर्थ एंड साउथ, क्या इनका बराबर की जिम्मेदारी होती है? इन देशों का मानना है, एक क्रिटिसाइज़ किया गया है कि यहाँ जो नुकसान हो रहा है, जो विश्व में जो एक हमारी जो एक संप्रदाय है, जो एक साजिश संप्रदाय, उस पर जो नुकसान हो रहा है, जो विकासशील देश हैं, जो विकासशील देश हैं, वो औद्योगिक विकास, मतलब कि औद्योगिक विकास से पहुंचा है। तो विकसित देश जो विकसित है, जो विकसित हैं देशों से औद्योगिक विकास से पहुंचा है। यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो उसके जिम्मेदारी, भरपाई का जिम्मेदारी ज़्यादा उसी को उठानी चाहिए ना। जो अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, जो डेवलप कर रही हैं, ठीक है, उनके पास उतना संसाधन नहीं है, वो सिर्फ अभी अपने आप को डेवलप कर रही हैं, तो उन्होंने उसकी जिम्मेदारी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं है, क्योंकि वो डेवलप नहीं है, वो डेवलपिंग है, वो डेवलप कर रही हैं। तो उस प्रक्रिया से जो गुजर रहा है, तो उस पर प्रतिबंध लगने चाहिए कि किस तरह से उसको रोकना चाहिए। इस तरह से इस पर चर्चा की जा रही है कि इसमें जो स्पेशलिटी जो है, इसमें उस प्रक्रिया से गुजरना चाहिए, और उन पर एक रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए जो विकसित देशों पर लगाए जाने। इस पर जो एक इंटरनेशनल लॉ कानून जो पास हुआ है, उसको डिस्कस किया गया है। तो विकासशील देशों की विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। जो विकासशील देश है, जो डेवलपिंग कंट्री है, उनको ध्यान में रखना चाहिए। 1992 में इसमें एक कहना चाहिए कि अर्थ समिट हुआ था 1992 में, कॉल द प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल कॉमन द डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कॉमन चीज़ पर अलग अलग जिम्मेदारी की भूमिका किस तरह से होनी चाहिए, इस पर चर्चा की गई थी। The relevant part of the Rio Declaration say the states all shall cooperate in the spirit of the global partnerships to conserve, protect, and restore the earth health and integrity of the earth ecosystem in view of the different contributions of global environmental degradation. States have common but different responsibilities। मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स की इस संदर्भ में जो रियो घोषणा पत्र का कहना है कि जो हमारी अर्थ पर जो वहाँ की परिस्थिति है, उसकी अखंडता, गुणवत्ता मीन्स क्वालिटी को, सुरक्षा का संरक्षण हमें करना चाहिए। हमारा जो के लिए विभिन्न विश्व बंधुत्व की भावना होनी चाहिए, एक भावना होनी चाहिए, एक अच्छा कार्य करने की भावना होनी चाहिए, आपस में सहयोग करें। पर्यावरण के विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य में विभिन्न राज्यों को योगदान अलग अलग होना चाहिए, और हर स्टेट्स में जो एक साझी जिम्मेदारी है, किंतु जिम्मेदारी उसको निभाना चाहिए। समाज में वैश्वीकरण, पर्यावरण पर दबाव ज़्यादा है, और इन देशों के पास काफ़ी वित्तीय संसाधन भी हैं, और ऐसे हैं कि जो टिकाऊ विकास के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में विकसित देश में अपनी खास जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करते हैं। नाउ
1992 United Nations Framework Conventions of the Climate Change UNFCCC also provide that the parties should act to protect the climate system on the basis of equality and in accordance with their common but different responsibility and the respective capabilities. The parties of the to the conventions agreed that the largest share of the historical and the current global emission of the greenhouse gas has originated in the developed country. It was also acknowledged but per capita emissions in developing country are still relative low. मीन्स हम इसकी रीडिंग करने से बेटर है हम इसको हिंदी में समझ लेते हैं कि इसमें है कि जो हमारी जलवायु है, जो हमारा क्लाइमेट है, क्लाइमेट में जो परिवर्तन होते हैं तो इसमें एक संघ यूनियन बनाई गई राष्ट्र, जैसे कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, एक नियमाचार यूनियन यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज मीन्स UNFCCC 1992 में भी कहा गया है। ये एक प्रस्ताव था, इसको एक क्लाइमेट बेस इक्वलिटी के लिए था। ये कॉमन वो था कॉमन बट डिफरेंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें रिस्पेक्टिव कैपेसिटीज़ हैं। द पार्टीज ऑफ द कंजर्वेशंस एग्री that the largest share of the historical current global emissions the greenhouse, जो ग्रीन हाउस का उत्सर्जन है, इसमें यही बात की गई है कि अपनी क्षमता के अनुसार जो पर्यावरण में जो एनवायरनमेंट में अपक्षय हुआ उसमें पूरी हिस्सेदारी लें, अपना सहयोग दें और अलग अलग जिम्मेदारी को अपना निभाना चाहिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सबको समझना चाहिए कि सुरक्षा के प्रयास करें। नियमाचार को स्वीकार करने वाले देश इस बात पर सहमत थे कि भाई इतिहास में मौजूदा समय में ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है? विकसित देशों का है। और यह भी बात मानी गई है कि विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, जो विकासशील देश हैं, विकसित देशों की अपेक्षा उनका जो उत्सर्जन होता है वो कम होता है ग्रीन हाउस का। तो यही कारण है कि हम कह सकते हैं चीन में, भारत में और जो दूसरी विकासशील जो डेवलपिंग कंट्री हैं देशों का जो एक क्योटो प्रोटोकॉल में उसको अलग रखा गया। और ये क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय समझौता एग्रीमेंट सेटिंग है टारगेट फॉर द इंडस्ट्रियल कंट्री टू द कट देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशन सर्टेन गैसेस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। मीन्स कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो उत्सर्जन है, जैसे चीन ने भी, तो इसका जो प्रोटोकॉल है इसमें जो ग्रीन हाउस गैस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी कुछ गैसों के बारे में इस पर चर्चा की गई है। और इसमें ग्लोबल वार्मिंग में इसकी कोई ना कोई भूमिका ज़रूर है, क्योंकि इसके कारण इसके मतलब कि एक रोल होता है। और ग्लोबल वार्मिंग में जो विश्व में जो तापमान बढ़ रहा है और अर्थ के जीवन के लिए ये बहुत ही बड़ी प्रलयकारी साबित हो सकती है, एक तरह से दुर्घटना। और हम कह सकते हैं जापान के जो क्योटो ने 1997 में प्रोटोकॉल पर सहमति बनाई थी। इसमें नाउ इस समझौते पर 1992 में समझौते पर इस सिद्धांत की रूपरेखा यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर सहमति जताते हुए हस्ताक्षर हुए थे। इसको एक परमिशन मिली थी और सहमति के साथ इस पर कार्य किया था। क्योटो प्रोटोकॉल पर इन्हीं सिद्धांतों के में सहमति बनी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं UNCC के नाम से ये प्रिंसिपल सेट किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट, इस सेशन अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।